ओके, तो एस ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 लाख है, बाकी का तुम जानो। तो टोटल पे करना था 10 लाख, उसमें से एस ने दिया 1 लाख रुपए, तो बचेंगे कितने? 9 लाख डिवाइडेड बाय 3। So every person is required to pay 3 lakh. Is that okay? किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो। मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया ना, यहाँ तक, यहाँ तक का खत्म हो गया है। सिर्फ वर्ड्स आपको या सेंटेंसेस पढ़ने बाकी हैं। ओके, देखो जैसे मैंने आपको कहा था, इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, मेड टू परफॉर्म, तो यहाँ पे एम ने किसको कंपेल किया था? आर को, है ना? सो ओनली वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज परफॉर्म, then he can, कौन? R can call for a contribution from others. Others कौन हो गए यहाँ पे? P, Q and S. Okay? चलो बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43। ओके, ये हमने जो पढ़ा उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। Nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payments made by the surety on behalf of the principal, or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal. समझो कि आपने किसी के बिहाफ पे गारंटी दिया है, यू बिकेम अ श्योरिटी, है ना? आपने किसी के बिहाफ पे गारंटी दिया। ओके, तो जब पैसा पे करने की बारी आई तो ये प्रिंसिपल ने पेमेंट नहीं किया। अगर प्रिंसिपल नहीं करेगा तो कौन करेगा? गारंटर। अगर गारंटर ने पेमेंट कर दिया तो जिसको पेमेंट करना था वो पिक्चर में से निकल जाएगा, पर गारंटर के पास राइट बनता है कि वो प्रिंसिपल के पास से वो पैसा रिकवर कर सकता। ये क्वाइट लॉजिकल है ना। अगर मैं किसी के बिहाफ पे गारंटी के वजह से पेमेंट करता हूं तो मेरे पास अधिकार है कि मैं वो पैसा रिकवर कर सकता। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी, है ना? उन लोगों ने किसके पास से लोन लिया था? डी के पास से। तो डी किसी को भी कंपेल कर सकता है। ओके, चलो, उन्होंने डी के पास से पैसा लिया था, सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, पिक्चर में से सी निकल गया तो बचेगा कौन? ए बी। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, ए एंड बी विल बेयर 1,50,000 ईच। तो पूरे इस सेक्शन का अगर मैं 2 वर्ड में खत्म कर दूं तो ये 2 वर्ड हैं। The liability of joint promisor is joint and several, मतलब separate as well as joint। सेवरल का मतलब होगा सेपरेट एंड देन जॉइंट लायबिलिटी। एनी डाउट? किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो।
Next is section 44, effect of release of one of the joint promisor. इसका क्या मतलब है? चलो उसके लिए कुछ सिनेरियो देखते हैं. अगेन द सेम सिचुएशन. ये PQRS ने बोरो किया M के पास से. ओके, R और M रिलेटिव है. क्या है? They are relatives, or let's say they are friends. तो M ने R को फ्री कर दिया लायबिलिटी में से. M ने क्या कर दिया? R को फ्री कि चलो मैं तुम्हारे सामने केस फाइल नहीं करूंगा. ओके, तो अगेन द सेम सिचुएशन कि M ने R को फ्री कर दिया है, पर इन लोगों का इंटरनल लायबिलिटी तो रहेगा ही रहेगा. मतलब R cannot claim that as he has been discharged, he will not contribute. ओके, R अगर डिस्चार्ज हो चुका है तो PQNS क्या कहेंगे? वो तो M ने डिस्चार्ज किया है, हमारी तरफ तो तुम्हारा लायबिलिटी अभी भी रहेगा. एनी डाउट? ये पूरा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, चलेगा ना? ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको जो बोला वही लिखा हुआ है. ओके, यू कैन रीड इट. A release of one of such joint promisor does not discharge the other joint promisor or joint promissors, neither does it free the joint promissor so released. कौन रिलीज हो चुका है? R. ओके, from responsibility to the other. M ने R को डिस्चार्ज कर दिया, ऐसा मतलब PQS को भी डिस्चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा. ओके, और अगर R डिस्चार्ज हो गया तो R ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा. ओके, इधर आपको एग्जांपल लिखा हुआ है. 3 लोगों ने जॉइंटली पैसा बोरो किया, D ने A को रिलीज कर दिया. ओके, सो द रिलीज ऑफ A does not discharge B and C. A को छोड़ा मतलब B और C को भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. They remain liable to pay the entire amount. तो B और C को मिलके 9 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, पर उनके पास राइट भी है कि वो A के पास से 3 लाख रुपए कलेक्ट कर सकते. ओके, लेट्स मूव फर्दर. Rights of joint promises. Okay. The law relating to devolution of joint rights is given in section 45. When a person has made a promise to 2 or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during joint lives, and after the death of any of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representatives of all jointly. हमने पहले देखा था कि
जॉइंट प्रोमिसर्स का लायबिलिटी क्या होता है। ओके अभी इधर क्या डिस्कस किया हुआ है, राइट्स। इसका ये मतलब है कि अगर, है ना, इन लोगों ने एम को गुड्स बेचा है ना, अगर पी की डेथ हो जाती है तो पी का रिप्रेजेंटेटिव एक्स along with QRS can claim performance। सबकी डेथ हो गई तो सबके जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर, इतना ही लिखा हुआ है। A in consideration of 5 lakh rupees lent to him by B and C। A is a borrower, B and C are lenders। ओके और उनको जॉइंटली प्रॉमिस है सम विथ इंटरेस्ट on a specific day। In such case, right to demand payment shall rest with B's legal representative jointly with C during C's lifetime and after the death of C with legal representative of B and C joint। B की डेथ हो गई तो B का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड C, they both can claim the performance। Moving on to the next topic, that is time and place of performance। ओके कौन सा टाइम और दूसरा प्लेस। ओके तो टाइम कौन सा होना चाहिए, अगर इफ टाइम स्पेसिफाइड then at that time only not specified then at reasonable time। ओके इधर मैं टाइम को निकाल के अगर प्लेस कर दूं तो भी चलेगा। ओके सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल। टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस where no application is to be made and no time is specified। टाइम स्पेसिफाइड नहीं है एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, इसका मतलब क्या होगा। ओके मतलब देखो नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड का मतलब समझते हैं कि, है ना, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप परफॉर्म करो, आपको बोल दिया गया है कि आपको ये काम करना है। ओके अब मैं आपको दूसरी बार बोलने नहीं आऊंगा कि आप ये काम करो, यू आर गिवन अ पर्टिकुलर टास्क दैट इज डन फाइनल। ओके अब उसको कब करना है वो मैंने आपको बोला नहीं है, आई हैव नॉट स्पेसिफाइड द टाइम। ओके देन इट मस्ट बी डन एट रीजनेबल टाइम दैट इज ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। लिखा है ना, must be performed within a reasonable time। Now what is a reasonable time? That is interpreted having regard to the facts and circumstances of a particular case। किस पे डिपेंडेंट है, हर एक केस फैक्ट उसके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंडेंट है कि रीजनेबल टाइम क्या होता है। ओके
time and place for performance where time is specified and no application means no request is made for performance. इधर भी वही है, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी और क्या स्पेसिफाई कर दिया था, टाइम, then it must be performed within specified time and at any time during the usual hours of business on such day and the place at which the promise ought to be performed. Okay, इधर लिखा हुआ है देखो, if the delivery of goods is offered say after sunset, normally after 6 o'clock, the promisee may refuse to accept the delivery क्योंकि वो usual business hours में होता नहीं है. Moreover, the delivery must be at usual place of business. अगर place specified नहीं है तो usual place, आप ordinarily जहां से business करते हो, possible है कि आपकी 10 अलग अलग branches हैं, ओके, बट ऑर्डिनरली जहां से डीलिंग होता होगा, और इन केस ऐसा है कि जो बेचने वाला है उसको पता है कि इनकी 10 ब्रांचेस हैं, ओके, पर उन्होंने कोई चीज स्पेसिफाई नहीं की तो पूछ लेना चाहिए कि कौन सी ब्रांच पे डिलीवर करूं, या तो हेड ऑफिस पे डिलीवर करूं, ये परफॉर्म करने वाले को पूछना पड़ेगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस मतलब रिक्वेस्ट टू बी मेड when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance. मतलब X ने Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और X ने Y को कहा कि तुमको ये स्पेसिफाइड डे बोल दिया है. चलो इतने ही बात होती तो Y को उसी दिन परफॉर्म करना पड़ेगा, ओके, ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स. मतलब लेट्स से एग्जांपल के 25 जून 2020, ओके, इस दिन को परफॉर्म करना है ऐसा X ने Y को बोल दिया है, ओके, तो Y should do the performance during usual business hours at usual place of business on 25th June. But here Y says I will perform only if you ask to perform. मतलब भले डे स्पेसिफाइड है फिर भी मैं तभी परफॉर्म करूंगा जब आप मुझे इन्फॉर्म करोगे. क्या करोगे? जब तक आपका कॉल नहीं आएगा या आपका मैसेज नहीं आएगा तब तक मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा. तो अब ये एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी स्पेसिफाइड डे आए तो वो वाई को रिमाइंड करवाए कि आपको परफॉर्म करना है. हम ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में या और वी कम अक्रॉस मेनी सच सिचुएशंस जहाँ पे जो गुड्स बेचने वाला है तो आपको बोलता है कि आपको जब भी गुड्स चाहिए आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको पहुंचा दूंगा. या तो समझो कि आपके घर पे फंक्शन है तो आपको कुछ पर्टिकुलर स्वीट्स या आइसक्रीम ऑर्डर करना है, ओके, आपने डे तो स्पेसिफाई कर ऑब्वियस है कर दिया होगा क्योंकि कौन से दिन फंक्शन होने वाला है, क्या होने वाला है, कितने नंबर ऑफ गेस्ट आने वाले हैं,
कितना क्वांटिटी चाहिए, ये सब आपने डिस्कस कर लिया है। पर फिर भी जो सेलर है वो ऐसा कहता है कि गुड्स को उसकी बेस्ट सिचुएशन में सर्व करना है, तो वो तभी सर्व करना है जब वो उसको उस गुड्स की आपको तुरंत जरूरत हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको गुड्स भेजूं, आप अपने प्लेस पे लाके रख दो 1-2 घंटे के लिए और फिर उसको सर्व करो, तो मजा नहीं आएगा। इमीडिएटली सर्व करोगे तो मजा आएगा। तो मुझे बोलना, तो ही मैं यहाँ से गुड्स लेके निकलूंगा। ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है? एक्स की जिम्मेदारी है कि वो वाई को इन्फॉर्म करे कि आप गुड्स लेके आ जाओ। इज दैट ओके? कोई डिफिकल्टी है? फाइन। Place for the performance of promise where no application is to be paid and no place fixed. जैसा हमने ऊपर 3 चीजें टाइम के लिए पढ़ी थी ना, वैसा अब प्लेस के लिए पढ़ेंगे। ओके, तो उन्होंने प्लेस फिक्स नहीं किया है एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, देन इसका मतलब एक्स रिक्वेस्ट नहीं करेगा आपको, ऑन योर ओन यू हैव टू ऑन योर ओन डिलीवर द गुड्स, परफॉर्म द प्रॉमिस। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन बाय द promisee and no place is fixed, then कौन से प्लेस पे होना चाहिए? रीजनेबल प्लेस। ओके, ये रीजनेबल प्लेस क्या होता है? नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस। समझो मैंने गुड्स ऑर्डर किया और सामने वाले को बोल दिया गुड्स भेज देना, अब मैं बोलने नहीं आऊंगा। अब जो सेलर है उसको पता है कि जो परचेजर है उसके 4 अलग अलग जगह पे शॉप्स एंड गोडाउन्स है ना, गोडाउन 1, 2, 3, 4 और एक उसका शॉप है। ठीक है, तो उसका यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा शॉप। He should deliver the goods at the shop. Okay. A undertakes to deliver 1,000 mounds of jute to be on a fixed day. Day fix हो गया। A must apply to B, मतलब जो सेलर है वो बायर को कांटेक्ट करेगा to appoint a reasonable place. आप बोलो कि मैं कहाँ डिलीवर करने आऊं, है ना। बायर सेलर को नहीं बोलेगा सामने से जाके कि तुम गुड्स डिलीवर करो, सेलर को इनिशिएट करना है। ओके, और सेलर बायर को पूछेगा कि आप अपना रीजनेबल प्लेस ऑफ बिजनेस हमें बताओ जहाँ पे हम गुड्स डिलीवर करें। मान लो कि बायर वो फेल करता है डिलीवर बताने में, तो उसका यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा उसका शॉप या उसका फैक्ट्री। ओके, अब डिस्कस करेंगे मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और sanctioned by promisee. Okay. Okay. So far we have discussed about succession assignment. Okay, what if one party refuses to accept the performance? What is one party refuses to perform? Okay, what is the situation when the promises are joint promises, and what are the different scenario as regards time and place of performance? Okay, अब again
अगर आप उसको लॉजिक के फॉर्मेट में देखोगे तो आपको काफी आसान लगेगा। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ओके, तो मैंने कल आपको ऐसा कुछ सिखाया था। यू कैन डिमांड परफॉर्मेंस ओनली when you have performed or you have offered to perform। मतलब आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया हो या एक्चुअल परफॉर्मेंस किया हो तो ही आप सामने वाले के पास से डिमांड कर सकते। ओके, तो सिचुएशन कहीं ना कहीं पे अटक जाता है कि एक्स ने वाई को बोला कि गुड्स बेचो, वाई ने बोला ठीक है तुम पहले पैसे दो, तो एक्स ने बोला कि तुम पहले गुड्स दे दो, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओके, देयर मस्ट बी समथिंग, किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ओके, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होगा? एक्स ने प्रॉमिस किया है मनी के लिए और वाई ने क्या प्रॉमिस किया होगा? गुड्स के लिए। दीज आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो उसको कैसे परफॉर्म किया जाए, है ना? एक मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी है ना सलमान खान और माधुरी दीक्षित, नाम भूल गया उसका, उसमें सलमान खान अपने भाई की शादी करवाने जाता है और वहां पे वो जूते चुराने वाली रस्म होती है ना, कौन है वो? हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन, यस। फॉरगॉट द नेम ऑफ एन आइकॉनिक मूवी, सॉरी फॉर दैट। उसमें एक है ना वो गाना है, सुना है ना? यस सर। ये क्या हुआ? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ओके, जूते कौन देगा? माधुरी दीक्षित ने। ओके, पैसे कौन देगा? सलमान खान। ओके, रेसिप्रोकल समझ में आया? तो अब पहले कौन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, दैट डिस्कशन विल बी डन टुमारो। आज आपको ये पढ़ना है, मोस्टली समझ में आ जाएगा। ओके, ये कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है कि जो पढ़ के समझ में ना आए। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, if you have solved the questions of depreciation then let me know, we'll start discussing the same। okay, काफी सारे questions हैं, आपने स्टार्ट किया सब लोगों ने? यस सर। ओके, है ना? आज फ्राइडे है तो मंडे को डिस्कस करते हैं हम लोग। यस सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और भाविक सर को भी मैसेज करके बता देना। थैंक यू सर। हाँ सर। थैंक यू सर। ओके।